तो कहानी की शुरुआत होती है 25 अक्टूबर 2001 शाम 7 बजे देहरादून के अंदर एक दशहरा मेले को दिखाते हुए, जहां पर हम एक बच्चे युग को देख पाते हैं जो कि मेले के अंदर घूमने आया हुआ था और वो छल्ला फेंक कर इनाम जीतने वाले गेम को खेल रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ जीत नहीं पाता। तभी वहां पर एक अदिति नाम की उसकी सेम एज ग्रुप की लड़की आती है और एक मंकी मास्क जीत कर उसको देती है। उसके साथ वो दोस्ती करने की कोशिश करती है, उसे कैंडी भी देने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में उसे दूर धकेल लेता है। शायद से वो किसी चीज से परेशान था। इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी कोई अनजान व्यक्ति अदिति के पास आता है जो कि थोड़ा अजीब तरह से चल रहा था और उसने अपने फेस को भी कवर करके रखा हुआ था और उसकी नजर अदिति के ऊपर काफी पहले से थी। हमको उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते, जो कि अदिति को अपने साथ लेकर चला जाता है और योग दूर से इस चीज को देख रहा था। इसके साथ ही सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब तभी 3 नवंबर 2001 सुबह 6 बजे हम एक मछुआरे को देख पाते हैं जो कि मछली पकड़ने निकला हुआ था, लेकिन उसकी सुबह और पूरा देहरादून दहलने वाला था क्योंकि उस नदी के अंदर डूबी हुई अदिति की लाश मिलती है और पूरे देहरादून के अंदर हड़कंप मच जाता है। खैर, अब कहानी 15 साल आगे जाती है और हम अक्टूबर 2016 की टाइमलाइन को देखते हैं, जहां पर एक नया कानून पास होने वाला था और 28 अक्टूबर को वो लागू भी हो जाएगा, जिसके तहत 15 साल पुराने सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन बंद कर उन्हें हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई गुनहगार नहीं पकड़ा गया और अगर वो 28 के बाद भी मिलता है तो केस बंद होने से उसे कोई सजा नहीं होगी। अब इस केस के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो रखे थे, लेकिन इसके अंदर सबसे आगे होती हैं अदिति तिवारी की मां संजना तिवारी, जो कि पिछले 15 साल से अपनी बेटी अदिति के कातिलों को सजा दिलवाने के चक्कर में लगी हुई थी। उनसे लड़ाई करने में लगी थी, यानी कि गवर्नमेंट से और पुलिस से, जिनके साथ शहर के ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अब अगर ये कानून आया तो उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, उनकी बेटी को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। और आपको युग याद होगा तो वो सब भी इस लड़ाई में उनके साथ है और उसने 3 नवंबर 2001 में टीवी पर देखा था कि अदिति को राघव नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट ने किडनैप किया। जिसके बाद उसने फिरौती मांगी और उसके बाद उसे खत्म किया, लेकिन युग ने अदिति को आखिरी वक्त पर देखा था और इस केस का सिर्फ वही एक आई विटनेस है जो कि जानता है कि अदिति को ले जाने वाली एक लड़की थी, ना कि लड़का, यानी कि राघव कभी भी असली कल्प्रिट था ही नहीं। अब 25 अक्टूबर की सुबह हम मिलते हैं इस शहर की डीएसपी फामिका रावत से, जो कि एक ईमानदार और थोड़ी सख्त किस्म की ऑफिसर है और वो इस कानून को लेकर थोड़ी सी न्यूट्रल है। अब उसके ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं और संजना तिवारी आमरण अनशन पर है, तो उस चीज को वो लाइट वे से ही हैंडल करने का प्लान करती है क्योंकि वायलेंस उसका तरीका नहीं था। अब हम मिलते हैं युग से, जो कि असल में सेम पुलिस में एज एन इंस्पेक्टर ज्वाइन हुआ है और क्रिमिनल साइकोलॉजी में एक्सपर्ट है। उसकी नजर काफी तेज तर्रार है और दिमाग काफी शार्प, जो कि एक एक डिटेल को देखकर समझकर हर तरह के आउटकम्स को जज करके सही कंक्लूजन्स तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ वो थोड़ा तेज और हाजिर जवाब किस्म का इंसान है। अब वो आते ही वामिका के जूनियर बलवंत जी से बहस कर लेता है, ऐसा वो कह रहा था कि युग प्रोटेस्ट में शामिल था, जिस पर वो ये कहता है कि वो पुलिस की डिग्निटी बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे पुलिस का काम होता है केस सॉल्व करके गुनहगार को सजा दिलवाना, ना कि केस को बंद करके अपनी ड्यूटी से पीछे हट जाना। और इसी बहस के चलते वामिका से भी युग की थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जो कि कह देती है कि वो एक अच्छा ऑफिसर बन ही नहीं सकता, वो इस पुलिस जॉब के लायक ही नहीं है। अब हम वामिका के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो उसकी एज अब शादी करने की हो चुकी है, या फिर ये कहें कि ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो किसी को चाहती थी जो कि 15 साल पहले जा चुका है, यानी कि वो कभी लौट कर नहीं आया। अब इस सीरीज में कहानी यहाँ पर 2 अलग अलग टाइमलाइंस में जंप होती रहेगी, या फिर ये कहें कि सेवरल टाइमलाइंस में। तो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, लेकिन मैं जितना सिंपल हो सके इसको सिंपल रखने की पूरा कोशिश करूंगा और आप भी एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। अब कहानी वापस से 2001 की टाइमलाइन में आती है, जहां पर छोटा युग 3 नवंबर को 10 बजे ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और एक पेपर पर लिखकर पुलिस वालों को बताने की कोशिश कर रहा था कि अदिति को ले जाने वाली एक लड़की है, क्योंकि अभी तक सबको यही लग रहा था कि उसको लड़के ने किडनैप किया था। लेकिन वो तो एक बच्चा होता है तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन लकीली वो शौर्य अंतवाल से टकरा जाता है, जो कि उसकी पेपर चिप देखकर अपने पास रख लेता है और उसको घर भेज देता है। अब शौर्य अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर समीर से मिलता है, जो कि 2016 की टाइमलाइन में आईजी है, और उनकी मीटिंग में जाता है जहां पर वो ये बताता है कि अदिति का किडनैप हुआ और फिर राघव के फोन से फिरौती का मैसेज अदिति के घर भेजा गया और समीर कहता है कि राघव ही मेन कल्प्रिट है, उसको पकड़ो और केस को खत्म करो। हालांकि तब तक इन पुलिस वालों को भी अदिति की लाश के बारे में पता चल जाता है, जो कि सुबह 6 बजे में ही थी। और ये सुनकर तो समीर की हालत खराब हो जाती है। वो सबको अब्यूज करते हुए कहता है कि जल्दी से जाकर राघव को पकड़ कर लेकर आओ, क्योंकि यहाँ
यहाँ पर कोई और एंगल वो कंसीडर ही नहीं करना चाहता था। उसे बस जल्दी से जल्दी कातिल को पकड़ कर केस सॉल्व करना था। अब शौर्य इस केस को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो और है। जैसा सब कुछ दिख रहा है केस वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही हम वामिका को भी देखते हैं, जो कि उसके अंडर ही काम किया करती थी, जिसका आज ट्रांसफर है, तो उसकी दूसरी जगह पर पोस्टिंग हो जाएगी। और आज उसकी शौर्य से आखिरी मुलाकात होने वाली थी, जो कि उससे ये कहता है कि उसे आज नहीं जाना चाहिए था। जो बात वामिका को फिलहाल समझ में नहीं आती, लेकिन 2016 की टाइमलाइन में उसे इस चीज का हमेशा गिल्ट रहता है। अब समीर के ऑफिस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट ये बताती है कि अदिति की बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स मिले थे, जो कि मेनली डिटर्जेंट और टेक्सटाइल मिल्स में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ अदिति के लंग्स में पानी नहीं था, मतलब कि वो डूबकर खत्म नहीं हुई, बल्कि गला घोट कर उसे मारा गया और फिर उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया था। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो 28 अक्टूबर 2001 को ही इस दुनिया से चली गई थी। खैर, अब शौर्य अपनी दलील देता है कि इसमें राघव उसके अकॉर्डिंग कल्प्रिट नहीं है, क्योंकि वो खुद भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जो कि हमेशा मेडिकल कॉलेज में टॉप किया करता। साथ ही साथ जिस दिन फिरौती की खबर आई थी, उस दिन उसके पास 10 लाख रुपए थे, तो वो 5 लाख रुपए के लिए अदिति को किडनैप क्यों करेगा? और तो और उसने खुद किसी को 5 लाख रुपए दिए थे, मतलब उसको सामने रखकर ये गुनाह किसी और ने किया है और उसके फोन से मैसेजेस भेजकर उसे फंसाया गया। लेकिन समीर इस दलील को बिल्कुल नकार देता है और राघव को पकड़ने के जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स देता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा उसको फटाफट केस को खत्म करना था, क्योंकि मीडिया का और बाकी लोगों का काफी ज्यादा प्रेशर उन पर था। अब शौर्य गुस्से में पुलिस स्टेशन से निकल जाता है और अपनी कार में बैठकर युग की दी हुई चिप देखता है, जिस पर लिखा था कि अदिति को कोई लड़की लेकर गई थी, और अब वो इस एंगल को भी अपने दिमाग में रख लेता है। साथ ही साथ उसकी डेस्क पर उसे पंचजोली टेक्सटाइल मिल के बारे में एक नोट मिलता है, जो कि उसने ही लिखा होगा, लेकिन खुद से नहीं। और ये बात थोड़ी डीप है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब राघव के फोन से दशहरा के अगले ही दिन मोंटी नाम के एक हिस्ट्री स्टीडर को कॉल किया गया था, जिससे वो पूछताछ करता है। और मार पड़ने के बाद में मोंटी बताता है कि राघव ने तो उसे एक बार ही कॉल किया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड असल में ड्रग पैडलिंग किया करती थी और राघव मोंटी से एक ही बार मिला था उसकी गर्लफ्रेंड का अकाउंट सेटल करने के काम से, वो भी पंचजोली टेक्सटाइल मिल में। और अब शौर्य के पास एक लीड होती है, जो कि उसे और युग को आगे कहानी में हेल्प करेगी, लेकिन युग को कैसे? तो यही तो इस कहानी की सीरीज के अंदर छुपा हुआ है, यानी कि 11/11 का वो राज। खैर, प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2016 में रात के समय युग को दिखाया जाता है, जो कि अदिति की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को चेक कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये केस 3 दिन में बंद हो जाएगा और उसे उससे पहले ही इसको सॉल्व करना होगा। और उसे भी अब पंचजोली टेक्सटाइल मिल के बारे में पता चल जाता है। अब यहाँ इस टाइमलाइन ने मतलब कि 3 नवंबर की रात 2001 में शौर्य पंचजोली टेक्सटाइल मिल जाता है, और वहीं दूसरी तरफ युग जो होता है वो अदिति के केस को स्टडी कर रहा था। अब शौर्य को ब्लीचिंग टैंक के पास राघव की बॉडी मिलती है और वो पुलिस ऑफिसर होता है, तो एक झटके में समझ जाता है कि राघव नौटियाल को किसी ने ड्रग का ओवरडोज देकर ऑफ कर दिया है और इसको फ्रेम करने की कोशिश करी गई है कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया। अब यहाँ युग भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और रात हो रही थी कि तभी घड़ी में समय होता है 11:11 और ये समय बहुत ही ज्यादा खास होता है। अब शौर्य अपने वॉकी टॉकी से एक सिग्नल भेजता है, जो कि शॉकिंगली 2016 में युग को रिसीव होता है। जी हाँ, और वो उसको ये बताता है कि उसे पंचजोली टेक्सटाइल मिल के अंदर राघव की बॉडी मिली है और युग ने ही उसे पंचजोली टेक्सटाइल मिल में आने के लिए कहा था। लेकिन युग को ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा उसने कब कहा, और युग ये कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि शौर्य बोलना क्या चाहता है, जिस पर शौर्य भी यही कहता है कि उसे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि युग ने उसे पंचजोली टेक्सटाइल मिल में आने से क्यों रोका था। और अब तभी अचानक से ही शौर्य के ऊपर पीछे से कोई हमला कर देता है, जिसके साथ ही ये ट्रांसमिशन यही खत्म हो जाता है। और हम नोटिस कर पाते हैं कि ये ट्रांसमिशन खाली 1 मिनट के लिए होता था और आसपास का सारा माहौल अजीब सा हो जाया करता। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कहानी है वो इसी ट्रांसमिशंस के ऊपर है, जो कि कहीं से कहीं कहानी को ले जाएगी। और हम तभी एक वॉच रिपेयर पर्सन को भी देख पाते हैं, जिसके घर पर शौर्य की फोटोज होती हैं। अब यहाँ पर युग परेशान हो चुका था, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब उसे एक ऑफिसर ये बताता है कि ये वॉकी टॉकी 15 साल पुराने हैं और अब काम भी नहीं करते। लेकिन युग ये बोलता है कि उसने अभी अभी इससे बात करी थी, वो भी किसी शौर्य अंतवाल नाम के ऑफिसर से। लेकिन जैसे ही वो उसको खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर बैटरी तक नहीं थी, और वो सोच में पड़ जाता है कि जिस वॉकी टॉकी के अंदर बैटरी नहीं है तो उसने बात कैसे करी थी। जिसके बाद वो उस वॉकी टॉकी को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद अब युग भी सीधा पंचजोली टेक्सटाइल में जाता है, जहां पर वो शौर्य की बताई हुई साइट को देखता है, यानी कि ब्लीचिंग टैंक को, और उसे भी वहां पर राघव नौटियाल का शरीर मिलता है, जो कि अब स्केलेटन बन चुका था। और इसी के साथ एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है।
दूसरा एपिसोड शुरू होता है राघव से ही, जो कि पंचजुली टेक्सटाइल मिल के अंदर आया था, जिसे अदिति को किडनैप करने वाली लड़की ने ही मारा है। लेकिन वो कौन है, कैसी दिखती है, ये किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी बात कि राघव की बॉडी को देखकर युग की हालत काफी खराब हो गई थी। अब पंचजुली टेक्सटाइल मिल के अंदर वो वामिका को बुलाता है, जो कि अपनी टीम के साथ आती है। और अभी किसी को ये नहीं पता कि ये बॉडी है किसकी, सिर्फ युग ये जानता है कि ये राघव है। लेकिन उसे ये बात कैसे पता चली, वो ये किसी को नहीं बता सकता। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता कि 15 साल पुराना वॉकी टॉकी ऐसे सिग्नल्स भेजता है। और वामिका उससे कई सवाल करती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता और उससे बस इतना कहता है कि वो इस बॉडी का डीएनए राघव से मैच करवाए। खैर अब वो अपने घर आ जाता है और इसी केस के बारे में सोचने लगता है। तभी रात हो चुकी थी और 11:11 पर एक और ट्रांसमिशन होता है और 2016 का युग इस वॉकी टॉकी के जरिए 2001 वाले शौर्य अंतवाल से कनेक्ट करता है, जो कि अभी काफी ज्यादा घायल हालत में पंचजुली टेक्सटाइल में था। और वो ये कहता है कि ये उसका आखिरी ट्रांसमिशन है, लेकिन ये 1990 से फिर से चालू होंगे और रुकेंगे नहीं जब तक इंसाफ नहीं होगा। और तब युग को ही उसे इनके बारे में याद दिलाना होगा, समझाना होगा, चाहे वो कुछ भी बोले। लेकिन युग को अपनी बात पर अड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पास्ट को बदल सकते हैं, बस उन्हें हार नहीं माननी है। और यहाँ पर अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर युग ने कब शौर्य से बात करी थी, क्योंकि शौर्य के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि युग ने ही उसे सब कुछ बताया था। तो एक तरह से यहाँ पर उनकी मेमोरीज जो है वो रिसेट हो चुकी है। ये काइंड ऑफ एक टाइम लूप बन चुका है। और वैसे ही अब शौर्य की मेमोरीज रिसेट हो जाएंगी, जैसे गेम के अंदर होता है ना, अगर आपकी कैरेक्टर का गेम ओवर हो जाता है तो आप किसी पर्टिकुलर जगह पर फिर से आ जाते हो, या फिर आपको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही। और इसी के साथ ये वाला ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है। अब अगले दिन 27 अक्टूबर 2016 हो जाता है, मतलब कि दोपहर के 2 बज रहे थे और अदिति केस को क्लोज होने में अब 34 घंटे बाकी थे, जिसके लिए संजना का अनशन और उसकी लड़ाई अभी भी जारी है। इसकी बेटी के इंसाफ के लिए ढेर सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। अब यहाँ युग इंस्पेक्टर अंतवाल को ढूंढ रहा होता है, जिससे कि उसने बात करी थी। उसे लग रहा था कि शायद उससे कोई मजाक कर रहा है। वहीं वामिका को उस स्केलेटन की ऑटोप्सी से ये पता चलता है कि उसे खत्म करा गया था और ये बॉडी राघव की ही है। तो वो तुरंत ही युग को कन्फ्रंट करती है कि वो राघव को कैसे जानता था और उसे पंचजुली टेक्सटाइल मिल के बारे में पता कैसे चला। साथ ही साथ उसे ये कैसे पता चला कि ये बॉडी राघव की ही है। तो वो बताता है कि उसने अदिति की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स देखी थी, जिसमें साफ जिक्र था कि उसकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स मिले थे वो टेक्सटाइल मिल के अंदर ही पाए जाते हैं। और इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो वहां तक पहुंच पाया और उसको वो स्केलेटन मिल गया। और वो कैसे जानता है कि राघव की ही बॉडी है, तो उसने खुद अदिति को किडनैप होते हुए देखा था। उसे एक लड़की ने किडनैप किया था, ना कि किसी लड़के ने। और वो इस बात को पिछले 15-20 सालों से पुलिस में आकर कह रहा है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। और ये बात हमें देखी भी थी कि उसने पुलिस स्टेशन के अंदर आकर ये चीज कही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अब आईजी समीर, जो कि इस केस को हल्के में ले रहा होता है, वो शुरू से ही इसे टाल रहा था। वो कहता है कि राघव को दोषी बनाकर केस को खत्म करो। और वो मीडिया के सामने संजना के पास जाकर रिवील करता है कि राघव ही दोषी है, जिसने अदिति को खत्म करके खुद को भी खत्म कर लिया। लेकिन युग इस चीज को नहीं देख सकता था और वो ये पता लगा लेता है कि राघव को किसी नर्स या फिर डॉक्टर ने खत्म किया था। और वो सबके सामने जाकर ये रिवील भी कर देता है, यानी कि मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि राघव ने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो तो खुद एक विक्टिम है। तभी समीर का जूनियर और वामिका का सीनियर राजेंद्र जुवाल उसकी क्लास लेता है, लेकिन वामिका मैटर को संभाल लेती है और कहती है कि वो केस क्लोज होने से पहले राघव की गर्लफ्रेंड को ढूंढ कर निकाल लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राघव की गर्लफ्रेंड ने ही ये कांड किया था। अब मीडिया के अंदर बात फैल जाने से अलग अलग हॉस्पिटल से कॉल आने लगते हैं और ऐसा ही एक कॉल एक हॉस्पिटल से आता है कि एक लड़की सडनली कहीं भाग गई है, जिसे वामिका अरेस्ट करने जाती है, लेकिन वो शहर से बाहर होती है और उसे लाने में ही 7 घंटे लग जाएंगे, जबकि 8 घंटे में केस क्लोज होने वाला था। अब वो थोड़ा दिमाग लगाकर उस लड़की को एयरलिफ्ट करवा लेती है और ये लड़की होती है ऋतु भट्ट, यानी कि राघव की गर्लफ्रेंड, जिसके लॉकर से ही कंफर्म हो गया था कि वो अदिति केस पर नजर रख रही थी। इनफैक्ट उसके 28 अक्टूबर पर भी नजर होती है जब केस खत्म हो जाए और वो आजाद हो जाएगी, लेकिन वो पकड़ी जाती है। अब वामिका उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो हर बार यही कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। वो तो ये बताती है कि उसका तो खाली ब्रेकअप हो गया था, जिसके चलते वो बाहर चली गई थी, उसे अकेलापन चाहिए था। और तभी युग को याद आता है कि जिसने अदिति को उठाया था वो लंगड़ा कर चल रही थी, तो वो ऋतु को तुरंत ही चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो बिल्कुल सही होती है। और तभी उनको और हमको एहसास होता है कि ये लड़की ऋतु भट्ट है ही नहीं, बल्कि इसकी खबर देने वाली लड़की असल में ऋतु भट्ट है, जिसने अदिति और राघव को खत्म किया था।
यानी कि देख रहे हो वो कितनी ज्यादा चालाक है और वो थोड़ी सी साइको टाइप की लड़की है। तो वो पुलिस स्टेशन के बाहर आकर ये सब नजारा देख रही थी और युग इस चीज को समझ चुका था कि उसको इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि रितु को ये काफी थ्रिलिंग लग रहा है। और युग उसे पकड़ने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर जाता है, लेकिन वो उसके हाथ से निकलने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से वामिका आ जाती है और उसको पकड़ लेती है, जिसके साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 शुरू होता है रितु के किए हुए गुनाह से और हम देखते हैं 29 अक्टूबर 2001 सुबह 5 बजे के सीन को, जहां पर वो गंगा नदी के पास बने हुए ब्रिज के ऊपर आकर अदिति को वहां से नीचे फेंक देती है एंड अदिति ऑलरेडी ऑफ हो चुकी थी। अब प्रेजेंट टाइम में वामिका रितु से पूछताछ कर रही होती है, जिसके पास खाली कुछ ही मिनट बचे हुए थे, जिसके अंदर या तो वो रितु से कन्फेस करवा लेंगे तो उसको सजा मिल जाएगी, लेकिन अगर वो कन्फेस नहीं करा पाए तो वो आजाद हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे केसेस बंद होने वाले थे। अब रितु ने किया ये था कि अपनी फ्रेंड के लॉकर से खुद का लॉकर चेंज कर दिया था, जिसके चलते सबको ये लगा कि उसकी फ्रेंड रितु है। यानी कि आप देखो ये कितनी बड़ी साइको है। और सबसे बड़ी बात कि रितु को ये सारी चीजें पता थी, वो काफी स्मार्ट होती है, तो वो सभी सवाल, आरोपों और बातों को बिल्कुल नकार देती है। और युग और वामिका उसे ट्रिक करने की कोशिश करता है कि राघव के ग्लासेस पर उसके डीएनए मिल चुके हैं, लेकिन वो तुरंत ही फाइल को देख लेती है और वहाँ पर रिपोर्ट नहीं आई थी, वो बिल्कुल ब्लैंक पेपर्स होते हैं। जिसके बाद 12 बज जाते हैं, मतलब कि अदिति केस क्लोज हो चुका था और अब रितु को कोई भी सजा नहीं मिल पाएगी। जिसके साथ ही युग और अदिति की माँ अदिति को मिलने वाले इंसाफ की लड़ाई हार जाते हैं और संजना इससे पूरी तरह टूट जाती है। खैर फॉरेंसिक से एक अच्छा काम होता है कि उन्हें राघव के कपड़ों से 29 अक्टूबर 2001 की टोल बूथ रिसिप्ट मिलती है, मतलब कि वो 29 अक्टूबर को खत्म हुआ था, तो उसका केस अभी बंद नहीं हुआ है, उसके अंदर एक दिन और बाकी है। साथ ही साथ डीएनए रिपोर्ट्स भी आ गई थी, तो रितु को सजा तो मिल सकती है, लेकिन अदिति के केस में नहीं बल्कि राघव के केस में, जिससे कि संजना काफी दुखी हो जाती है और रितु को मारने भी लगती है कि उसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया, जिसकी लड़ाई के लिए उसने सब कुछ एक कर दिया था। लेकिन तभी एक अंधेरे के अंदर उम्मीद की किरण जागती है। कोर्ट का फैसला ये आता है कि इस तरह का कानून कभी लागू नहीं होगा और क्रिमिनल्स हमेशा पकड़े जाएंगे, यानी कि इस कानून को हटा दिया जाता है। और अब अदिति के केस में भी रितु को पूरी सजा मिल पाएगी, जिसके बाद में अदिति का अब जाकर फाइनल फ्यूनरल होता है, जहां पर उसे श्रद्धांजलि दी जाती है और फाइनली युग भी खुद को रिडीम करता है। ऐसा अगर उस दिन वो अदिति के साथ होता तो वो बच सकती थी, और ये सोचकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अदिति की माँ से माफी भी मांगता है। यानी कि चलो एटलीस्ट एक केस तो सॉल्व हो चुका था। तभी हम वामिका को देखते हैं जो कि शौर्य के पिता के घर पर जाती है, जो कि एक वॉच मैकेनिक है, और एपिसोड 1 के अंदर हमने इन्हीं को देखा था। ये क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर भी होते हैं, जिनसे वो अक्सर मिलने आती है और शौर्य की दी हुई एक लौती निशानी उसकी घड़ी ठीक कराने जाया करती, जिसको शौर्य असल में टाइम मशीन कहा करता था। और मेरे ख्याल से ये चीज सच हो चुकी है और इसको हम मजाक नहीं ले सकते। खैर अब कहानी 26 मई 1997 की एक झलक को दिखाती है, जहां पर वामिका पहले ज्वाइनिंग के लिए अपने ज्वाइनिंग ऑफिसर शौर्य अंतवाल को रिपोर्ट करने आई थी, जिससे कि वो थोड़ी बहुत बात करता है। अब प्रेजेंट टाइम में कहानी 7 नवंबर 2016 से शुरू होती है और जैसा कि वामिका और उनकी टीम, या फिर यूं कहें कि देहरादून की पुलिस ने अदिति के केस को सुलझा दिया था, तो अब सरकार ने एक नई कोल्ड केस यूनिट बनाने का फैसला किया है, जो कि 15 साल से पुराने केसेस को सॉल्व करेंगे। और ये जानकर तो आईजी समीर का दिमाग खराब हो जाता है कि काम और ज्यादा बढ़ चुका है। अब वो अपने जूनियर जुआल पर काफी चिल्लाता है और उसे ही इस सिटी के कोल्ड केस यूनिट का हेड बना देता है। और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि जुआल तो वैसे भी केसेस को निपटाने में एक्सपर्ट है और उसको याद भी होगा कि उसने शौर्य के केस को कैसे निपटाया था। और यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि कुछ न कुछ 15 साल पहले गड़बड़ हुआ था, यानी कि शुरुआत से ही हम देखते आ रहे हैं कि शौर्य के साथ कुछ तो अजीब हुआ है और इसके बारे में समीर और जुआल जानते हैं। और अब यहाँ से कहानियां जो जाएंगी, वहाँ पर काफी सारे ऐसे कोर्ट केसेस आने वाले हैं, साथ ही साथ हम शौर्य के केस को भी देखेंगे, तो आगे कहानी काफी ज्यादा पेचीदा होने वाली है, तो दिल थाम कर बैठिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी ऐड होंगे। अब जुआल अपनी टीम को रेडी करता है, जिसके अंदर वामिका, योग, बलवंत और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होती है। जुआल अब आकर सबको बीट करता है और पहले ही कोल्ड केस को सौंपता है, जो कि सबसे डेंजरस था, जो कि सॉल्व नहीं हो पाया, जिसका नाम टाई एंड डाई केस है और ये 1990 का केस होता है। और आपको
1990 सुनकर कुछ याद आया होगा। तो शौर्य ने कहा था कि 1990 से ये ट्रांसमिशंस फिर से शुरू होंगे। अब टाई एंड डाई केस के अंदर 3 साल में 10 लोग निपटाए गए थे, जिसके अंदर किलर ने 10 लड़कियों को खत्म किया था। जो लड़कियां अकेली घूमती थी उनको पकड़ लेता, उनके हाथ पैरों को लाल चुन्ने से बांध दिया करता और फिर उनका गला दबाकर उन्हें ऑफ कर देता। हालांकि 3 साल बाद ये सारी चीज रुक गई थी, लेकिन ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाया। इन केसेस से डर का माहौल इतना ज्यादा फैल गया था कि लोग अपने घर की लेडीज को, लड़कियों को लाल कपड़े पहनकर या फिर परफ्यूम लगाकर या फिर फुल मून नाइट पर बाहर निकलने नहीं देते थे। अब युग और बलवंत के बीच में शुरू से ही एक रिफ्ट होती है और वामिका उन्हें वार्निंग देती है कि वो दोनों ठीक से रहे और अगर वो इस केस पर काम नहीं करना चाहते तो वो डायरेक्टली जाकर आईजी से बात कर सकते हैं। जिसके चलते बलवंत ये सोचता है कि आईजी से बात करने से अच्छा है कि वो इस केस पर ही काम कर ले। अब अपने घर पर युग रात को टाई वाले केस की 7th विक्टिम यानी कि रजनी नेगी की केस फाइल को स्टडी कर रहा था। वही हम 3 नवंबर को 1990 में शौर्य को अपनी टीम के साथ 7th मिसिंग विक्टिम को ढूंढता हुआ नोटिस करते हैं। एनआई सर की ढूंढ रहा है, यानी कि रजनी नेगी अभी मिली नहीं है और वो आज मिलेगी तो उसकी खबर 4 तारीख को छपेगी। अब समय अचानक से 11:11 हो जाता है और ट्रांसमिशन फिर से शुरू होता है, जिससे कि 2016 का युग 1990 से कनेक्ट करता है। और अब आपको याद आया होगा कि 2001 वाले शौर्य ने ये कहा था कि ट्रांसमिशंस 1990 से शुरू होंगे और ये बात युग को तब समझ नहीं आई थी, लेकिन अब उसे समझ में आ गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शौर्य की जो मेमोरी थी वो 2001 में रीसेट हो गई थी, क्योंकि शायद से उसके साथ में कुछ गलत हुआ था। तो ये ट्रांसमिशन अब फिर से शुरू होंगे। बेसिकली एक काइंड ऑफ लूप बन चुका था जिसमें युग और शौर्य दोनों ही कनेक्टेड हैं। अब ट्रांसमिशन में युग शौर्य से कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था और अब ये बातें शौर्य को समझ में नहीं आती। तभी युग से बात करते हुए वो बताता है कि वो रजनी नेगी को ढूंढ रहा है, जिस पर युग कहता है कि वो ओल्ड ब्रिज के नीचे मिली थी और 8th विक्टिम 9 नवंबर को रेलवे स्टेशन पर मिलेगी और वो 9 की लोकेशन बताए इससे पहले ही ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है। और शौर्य को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती कि यहाँ पर ये था कौन। तभी शौर्य नोटिस करता है कि उनको रजनी नेगी यानी कि वो विक्टिम मिल जाती है और वो बिल्कुल ठीक उसी जगह पर मिली थी जो कि युग ने बताई थी। वहीं अब प्रेजेंट टाइम में 2016 में युग वामिका को केस समझाता है कि ये लड़कियां 22 से 36 साल के बीच की थी, मतलब कि किलर उन पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का गुस्सा निकाल रहा था या फिर कुछ ऐसी ही चीज थी। वो उनकी हाथ बांध दिया करता क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल करना चाहता था, उनकी फ्रीडम को छीनना चाहता था। वो उनका मेकअप भी खराब करता है क्योंकि वो उन्हें देख भी नहीं सकता, उनकी सुंदरता से नफरत करता है या फिर वो उन्हें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिलाती होगी। अब 8 नवंबर 1990 में हम पलक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक डांसर है और वो शौर्य की लव इंटरेस्ट है या फिर ये कहें कि गर्लफ्रेंड है, जिसको शौर्य उस किलर से बचने के लिए टिप्स देता रहता है, समझाता रहता है कि जब भी वो सामने आएगा तो क्या करना है। कैरा प्रेजेंट का युग केस फाइल को देख रहा था और 8th विक्टिम की रिपोर्ट पढ़ रहा होता है। वहीं 9 नवंबर 1990 में शौर्य रेलवे स्टेशन जाकर थोड़ा बहुत चेक करता है क्योंकि उसे युग की बात पर थोड़ा बहुत यकीन था। और तभी हम एक लड़की को स्टेशन से जाता हुआ देख पाते हैं जिस पर वो कातिल हमला शुरू करता है और अब होता है असली खेल चालू। और आगे जाने से पहले एपिसोड 1 के शौर्य की बात को हम याद कर लेते हैं। इसने कहा था कि पास्ट को चेंज किया जा सकता है। तो होता यह है कि शौर्य रेलवे स्टेशन पर उस 8th विक्टिम को ही ढूंढ रहा था। वहीं प्रेजेंट में युग उसकी ही रिपोर्ट को देख रहा होता है और अब युग के कैबिन में अचानक से हलचल शुरू हो जाती है। पूरा माहौल अजीब होना शुरू हो गया था। उसके हाथ में जो विक्टिम की पिक्चर थी वो ग्लिच करने लगती है। वहीं उसने बोर्ड पर सारे विक्टिम्स को मेंशन किया हुआ था और वो भी ग्लिच करने लगते हैं। और अब 1990 में शौर्य को वो लड़की मिल जाती है जिस पर हमला हुआ था, लेकिन वो खत्म होने ही वाली थी, जिसको शौर्य बचा लेता है। और जैसा उसने ही कहा था कि पास्ट को चेंज किया जा सकता है, तो अब जाकर युग के हाथ में 8th विक्टिम की पिक्चर होती है। वो चेंज होकर अब सेव्ड विक्टिम में चेंज हो गई थी, यानी कि खाली उस पर हमला हुआ था। और अब बोर्ड पर एक वर्ड चेंज होकर अटेम्प्टेड हो जाता है, यानी कि उस पर हमला हुआ लेकिन वो बच गई। और आंखों के सामने ये सब चेंज होता देख युग हिल जाता है और हम भी हिल जाते हैं। हमारा दिमाग भी खराब हो गया था, यानी कि पास्ट को चेंज किया जा सकता था। और इसी के साथ में ये एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 शुरू होता है 1990 से, जहां पर हम उस कातिल को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर किसी और को याद करता है और वो उससे इतनी नफरत करता है कि वो उसका हंसता हुआ चेहरा भी इमेजिन करे तो उसका भी चेहरा बिगाड़ने पर तुल जाता। अब हम युग को देख पाते हैं जिसने हाल ही में ही जो देखा उससे उसका दिमाग हिल चुका था और उसे यकीन ही नहीं होता कि सारी चीज चेंज हो गई, यानी कि पास्ट बदल चुका था। वो वामिका को तुरंत ही कॉल करके इसके बारे में शेयर करता है कि 8th विक्टिम सरोज बच गई है, लेकिन अब उसे और हमको ये पता चलता है कि उसकी मेमोरीज को छोड़कर बाकी सबकी मेमोरीज तक रीसेट हो चुकी थी। सरोज बच गई थी और सबको वैसा ही पता था कि हाँ सरोज बच चुकी है।
इनफैक्ट सरोज तब प्रेग्नेंट थी, जिसने बाद में एक बच्ची को जन्म दिया था, जिससे फिलहाल वामिका बात कर रही थी उसके ही बारे में, यानी कि सरोज के बारे में, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। वो ये बताती है कि माँ आगे ट्रॉमा और डिप्रेशन की वजह से खत्म हो गई थी। अब युग काफी परेशान हो जाता है और वो रिकॉर्ड्स को चेक करता है, तो उसे न्यूज़पेपर में भी वही मिलता है कि सरोज बच गई थी। लेकिन यहाँ पर अलग ये था कि उसे शौर्य ने बचाया था और वो युग की वजह से वहाँ पहुँच पाया। युग को अब शौर्य का नाम पता चलता है, तो वो उसके बारे में पता करता है और उसका एहसास होता है कि शौर्य 1990 में एएसआई था, जो कि 2001 में डिस्चार्ज हुआ। और अब उसकी आंखें चमक जाती है कि वो प्रेजेंट से पास्ट में ट्रांसमिशंस कर रहा है और वो पास्ट को चेंज कर सकता है। तभी 1990 में उसी स्टेशन का सीन हम रात का देख पाते हैं, जहां पर शौर्य सरोज को संभाल रहा था, जो कि जिंदा होती है, कि तभी कातिल उस पर हमला करता है, जिसको वो देख तो नहीं पाता, लेकिन वो उसे थोड़ा बहुत पीट डालता है और फिर कातिल भागने लगता है, जिसका वो पीछा करता है और थोड़ी देर के बाद में वो उसको पकड़ भी लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब वो उस लड़की को देखकर बाहर आता है और ट्रांसमिशन से फिर से युग से बात करता है। हेल्प से कातिल को पकड़ लिया, लेकिन युग प्रेजेंट में न्यूज देखकर बताता है कि कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया था और जिस लड़की को शौर्य ने पकड़ लिया है वो निर्दोष है, जो कि कस्टडी में मारा जाएगा। इवन सेम टाइम पर वो कातिल अपनी अगली विक्टिम को खत्म कर देगा और युग शौर्य को ये पूरा टाइमलाइन पास्ट प्रेजेंट वाला सीन समझाने की कोशिश करता है कि ट्रांसमिशन क्या करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये ट्रांसमिशन खाली 11:11 से 12 मिनट तक हो पाता है, यानी कि 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन देना, बातें करना पॉसिबल नहीं है, जिसके चलते ये ट्रांसमिशन खत्म होता है। अब शौर्य उस लड़की के पास जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पीट रहे थे और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और अब उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब बात उसके ही सस्पेंशन पर आ गई थी और अब वो युग के ऊपर ही भड़क जाता है और अपने ही एक सीनियर को युग समझकर पीट देता है और अब उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी बीच वो कातिल एक और लड़की को शहर के बीचों बीच खत्म करता है और सेम चीज को प्रेजेंट में युग भी नोटिस करता है कि पहले वो कातिल लड़कियों को सुनसान इलाके में खत्म करता था, लेकिन ट्रांसमिशंस के बाद उसने अपनी विक्टिम को बीच शहर में मारने का रिस्क कैसे लिया। और जिन्होंने शुरू से ध्यान दिया होगा वो भी बता देंगे कातिल ने लड़की को बीच शहर में क्यों मारा, और ना बता पाए तो आगे तो पता चल ही जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। तभी 1990 में शौर्य कातिल के भागने वाले पाथ को फॉलो करता है, क्योंकि वो कातिल रात में अचानक से ही मिसिंग हो गया था और वो निर्दोष लड़का पकड़ा गया, तो कातिल इसी पाथ से कहीं और गया होगा। वहीं अब प्रेजेंट टाइम में वामिका भी इन डोर्स का एक पैटर्न पता लगाती है कि ये सब लड़कियां खत्म होने से पहले बस कल की 5:43 से उतरी थी और सरोज के खत्म होने के बाद कातिल उसी बस से भागा था, जिसमें मौजूद दोनों लड़कियों ने उसका चेहरा देख लिया था और वो पुलिस तक ना पहुंच जाए, इसलिए उसने उन दोनों को जल्दीबाजी में शहर के बीच खत्म किया और इसलिए ही उनके खत्म होने के बीच का जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन ये राज अभी भी किसी को पता नहीं चला था कि 3 साल के बाद ये सारा काम बंद कैसे हो गया था। खैर अब यहाँ पर शौर्य भी कल की 5:43 के बस ड्राइवर से मिलने जाता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन ड्राइवर के हाल भाव से उसे उस पर शक हो जाता है। साथ ही साथ ड्राइवर के हाथों पर पेंट भी लगा हुआ था। हालांकि वो आगे उससे कुछ उगलवाए इससे पहले ही पुलिस टीम आकर उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने अपने सीनियर पर हाथ उठाया था। वो पुलिस स्टेशन में सबको समझाने की कोशिश करता है कि कोई युग उसको टिप दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तो युग आर्या नाम का कोई इंस्पेक्टर था ही नहीं। साथ ही साथ उसकी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता कि वहाँ पर उसे 2016 से ट्रांसमिशंस मिल रही थी। उल्टा उस पर ही शक होता है और वो उसको ही लॉकअप में डाल देते हैं। अब 2016 में युग और वामिका भी उस बस ड्राइवर को ढूंढने बस डिपो पर जाते हैं, लेकिन वो 1990 में ही काम छोड़ चुका था और उन्हें बस ये लीड मिलती है कि तब से सिर्फ दिलशान नाम का एक आदमी है जो कि अभी तक यहाँ पर काम करता है और वो लोग उसके घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में युग यही सोचता रहता है कि पास्ट को बदला जा सकता है, तो वो अपने भाई को जो अरेस्ट हो गया था उसे बचाने की सोचता है और वो वामिका से कैजुअली पूछता है कि अगर वो पास्ट को चेंज कर सकती तो वो क्या चेंज करती। और यहाँ पर वामिका खाली शौर्य के बारे में सोचती है, लेकिन युग को कुछ नहीं बताती। अब वो दोनों ही दिलशान के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ही वो कातिल आ चुका था जो कि दिलशान की बीवी को खत्म कर चुका है और उसकी बॉडी पर पेंट थिनर की स्मेल मौजूद थी, जो कि एक बड़ा क्लू होता है। अब वामिका अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे इससे पहले ही दूसरी पुलिस टीम वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि ये एरिया दूसरे पुलिस जोन में था, तो वामिका को जुवाल के ऑर्डर्स पर ये सीन छोड़ना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर उनकी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होती है उसने वहाँ पर कुछ एविडेंस चुरा लिए थे। अब युग और बलवंत दोनों ही इस चीज से काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि वामिका से अपसेट हो जाते हैं। और युग तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो गया था, क्योंकि ये जो चीज हुई थी वो उसी के ट्रांसमिशन की वजह से हुई है, क्योंकि वो लोग कातिल तक पहुंचने वाले थे, तो वो यहाँ पर आ गया और सेम तरीके से उसने ये चीज कर दी। लेकिन अब युग ठान लेता है कि वो इस चीज को रोक कर रहेगा। वो एग्जैक्ट 11 बजे अपने घर पर आता है और ट्रांसमिशन का वेट करता है। वहीं शौर्य लॉकअप में कैद
कैद होता है, लेकिन उसका वॉकी टॉकी सामने ही थोड़ी दूर एक टेबल पर रखा गया था। अब एग्जैक्ट 11:11 पर ट्रांसमिशन शुरू होता है और युग उसको समझाने की कोशिश करता है कि कातिल ने 2016 में एक जान ले ली है, तो उसका 1990 में पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन शौर्य इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। लेकिन अब उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो सहम जाता है और डर जाता है, क्योंकि युग बोलता है कि आज रात पलक राणा, जो कि एक डांसर है, उसको वो कातिल खत्म कर देगा। और पलक कौन है सबको याद होगा, जिसकी जान बचाने के लिए शौर्य तरफ उठता है, क्योंकि वो वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब तभी युग पलक की फोटो को देखता रहता है कि कोई ग्लिच होगी या फिर नहीं, या फिर चेंजेस होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन अचानक से ही ग्लिच शुरू हो जाता है, यानी कि पास्ट में हल्के हल्के चेंजेस आने शुरू हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर युग ने वो चेंजेस ट्रिगर कर दिए थे जो कि वैसे नहीं थे। और सबसे बड़ी बात कि पलक को ये कातिल क्यों खत्म करना चाहता था, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उस रात उसने बस के अंदर कातिल को चढ़ते हुए देखा था, जिसके चलते कातिल ऐसा करना चाहता था। और बूम, इसी के साथ में चौथा एपिसोड और सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी 11-11 सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी और पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक ये रोमांचक लग रहा होगा और वाकई में सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है। इसका पार्ट 2 तो और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है और एंडिंग तो और भी ज्यादा भयानक होगी। तो उसके लिए आप फटाफट इस वीडियो को 10,000 लाइक कर दो, 500 कमेंट कर दो, ताकि आप तक जल्दी से जल्दी पार्ट 2 आ जाएगा। और अगर रेस्पॉन्स स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा आता है तो हो सकता है कि मैं इसको और भी ज्यादा जल्दी अपलोड कर दूं। बाकी जितनी भी थियरीज हैं और सुपरनैचुरल पार्ट है, उसके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम सीरीज 1 के बारे में डिटेल में जानते हुए सीजन 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसका सीजन 2 भी आएगा और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ताकि आपका रोमांच पहले से ही बना रहे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।